नमस्कार साथियों, यू अकेडमी में आपका स्वागत है। प्रमुख संस्थाएं, भारतीय प्रमुख संस्थाएं और उनकी उपलब्धियां, ठीक है, उन्हीं को आज हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। आइए, तो पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हमारे इसरो की। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इसरो की बात कर रहे हैं। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये अंतरिक्ष की जो भी शोध एक संस्था है, शोध हो रही है, क्या क्या इसमें होता है, ये क्या क्या कार्य करेगा और इसके साथ में और कौन कौन से अन्य वैज्ञानिक संस्थाएं हैं और उनके क्या उपलब्धियां हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसरो। अब इसरो के गठन की हम बात करें कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो हमने कहा कि 1969 को। कब हुआ? 1969 को हुआ। और यदि हम इसको और आगे बढ़ाएं तो ये कहां से निकल के आया, तो हम कह रहे हैं क्या हुआ? कोस पार। क्लियर? ये जब पहले इसका गठन हुआ और उसके बाद क्या हुआ? इसरो का गठन हुआ। अब हम कहें, फिर पुनः आते हैं कि इसका जो इसरो है वो 1969 में गठित हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ? बेंगलुरु में। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे? विक्रम साराभाई, जिनको हम क्या बोल रहे हैं भैया? अंतरिक्ष, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं, ठीक। और वर्तमान में यदि हम कहें तो कौन है? वर्तमान को यदि हम कहें तो वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ। क्या? श्रीधर पनिकर सोमनाथ, ये है। महिला अभी तक नहीं बनी है, ठीक है। प्रश्न आ सकता है, पर हम कहेंगे अभी कोई भी महिला इसमें अध्यक्ष नहीं है। वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि इसका एक मोटो भी होगा, तो मोटो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। हम भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव के बारे में बात करें तो वो कब पड़ी? वो 1962 में पड़ी, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं कि क्या इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च, ठीक है, इनकोस्पार का गठन किया गया। अब प्रश्न आता है कि इनकोस्पार का गठन कब हुआ, तो हम कहेंगे 1962, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हम कहेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि एक नींव रखने वाले जो थे वो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हो गए? आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। और आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसा कि हमने शुरू में देखा कि इसी का पुनर्गठन, इनकोस्पार मतलब इस समिति का, इस कमेटी का क्या को पुनर्गठित कर किसका निर्माण कर दिया गया? इसरो का, ठीक है। इसरो का निर्माण किया गया। और वो कब किया गया? 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। किसकी स्थापना की? इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं तो क्या हुआ? एक आयोग का भी गठन हुआ, एक स्पेस कमीशन का गठन किया। कब? 72 में, 1972 में, 1972 में। और उसी के साथ में एक स्पेस डिपार्टमेंट का भी क्या किया गया? गठन किया। मतलब 1972 में अंतरिक्ष आयोग और किसका गठन किया? अंतरिक्ष विभाग का, ठीक है। अब ये दोनों क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करना है कि जो भी जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उनके बीच में तालमेल रखने के लिए ये क्या करेगा? एक सक्षम एजेंसी की तरह कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम कह रहे हैं और भी हम बात को देखें कि 72 में ही अंतरिक्ष विभाग की स्थापना करी
और ये जो विभाग है, अंतरिक्ष विभाग, वो किसके अंतर्गत कार्य करेगा, किसके अधीन कार्य करेगा? तो हम कह रहे हैं क्या, अंतरिक्ष आयोग के अधीन कार्य करता है। कौन? आपका अंतरिक्ष विभाग। ठीक है। और साथ ही साथ हम देखें कि अब पूरे के पूरे इसरो का जो उपलब्धियां हैं वो क्या हैं, तो हम कह रहे हैं कि इसरो ने क्या किया, एक सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली को विकसित किया, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है। और अब आपको मालूम है कि भाई रिमोट सेंसिंग हमें क्या करना है, निगरानी करनी है। ठीक है। और किसके माध्यम से? एक सैटेलाइट के माध्यम से। और वो किस तरीके के सैटेलाइट्स थे? तो हमने कहा IRS। क्या बोल रहे हैं हम? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है। साथ ही साथ हमको, और ये क्या कर रहा है, संसाधन मॉनिटरिंग और क्या कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक। अब एक और इसी कड़ी में इसके बहुत सारे दूसरे फॉर्म्स भी हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, दूसरा जो है इनसेट की भी बात करी। किसकी बात करी हमने? इनसेट की। किसकी बात करी? इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को भी हमने इजाद किया। किसके द्वारा? इसरो ने किया। ठीक। तो IRS क्या है? IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग और इनसेट। ठीक है। अब ये इनसेट के कार्य क्या है? तो हमने कहा भैया संचार, कम्युनिकेशन, दूरदर्शन, ब्रॉडकास्टिंग, और क्या हो रहा है कि मौसम संबंधी जानकारी के बारे में भी जो प्रणाली हमने इजाद की, इसरो ने की है, वो किस लिए है? मतलब हमको दूरसंचार के बारे में जानकारी होना। ठीक है। मौसम, आपको कई बार मालूम पड़ जाता है कि कहीं तूफान आने वाला है या और भी मौसमी जो हलचल होती है वो किनके द्वारा हम लोग देखते हैं? इनसेट। और इसके भी अलग अलग रूप हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। आइए अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो अंतरिक्ष आयोग के गठन के साथ ही इसरो के उपग्रह विकास, बिल्कुल हमने कहा कि उपग्रह क्या करना, उपग्रह जो सैटेलाइट्स बनाना है। हम बात करेंगे क्या कि जो सैटेलाइट्स हैं, एक तो नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे हमने कहा कि हमारा जो मून है वो किसका नेचुरल सैटेलाइट है, एक प्राकृतिक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का। पर हमको क्या करना है, हमको एक कृत्रिम उपग्रह बना के क्या है, हमको पूरे पृथ्वी और इवन हमारे भारत का क्या करना है, भारत की गतिविधियों पे नज़र रखना है। साथ ही साथ उनमें दूसरी जो राष्ट्र हैं उनमें क्या चल रहा है उनके बारे में भी हमको पता लगाना है, या हमको कोई हमारे ऊपर क्या कुछ आपने जैसे परमाणु मूवी देखी होगी, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने जब परमाणु परीक्षण किया तो कोई हम पे निगरानी रख रहा है। ठीक है, तो हम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको भी क्या करना था, उपग्रह को बनाना और उसका विकास करना था। ठीक है, तो इन कार्यों के में हम क्या हुआ और तेजी लाना चाह रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, इसरो ने उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या किया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भी किया। अब हमको क्या करा कि भैया उपग्रह तो बना रहे हैं हम, ठीक है, उपग्रह बना रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं, पर उन सैटेलाइट को हमको कहाँ पहुंचाना है भैया, उनको उनकी कक्षाओं में स्थिर भी करना है। तो वहां तक पहुंचाने के लिए हमें क्या होगा भैया, प्रक्षेपण यान भी तो चाहिए, लॉन्च व्हीकल भी तो चाहिए, हमको बनाना है। तो उनमें भी क्या है, हमको कहीं ना कहीं क्या उनमें भी विकास करना पड़ेगा, क्योंकि जो उपग्रह हैं वो क्या हो, उनका वेट ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कह रहे हैं कि अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग के गठन के साथ ही इसरो ने क्या करा, उपग्रह का विकास किया और उन उपग्रह को उन कक्षाओं में स्थापित करने के लिए क्या किया, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में भी क्या करा,
ध्यान दिया और उनमें नई नई तकनीकी का उपयोग कर उन्हें क्या किया, विकसित किया, और अभी भी करते जा रहे हैं। ये किसके द्वारा हो रहा है, ये किसकी उपलब्धियां हैं, ये सब इसरो की उपलब्धियां हैं। तो हम वही बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि उस इसरो की ही दूरदर्शिता का परिणाम है कि हमने क्या किया, आज हम कह रहे हैं कि हम चंद्रमा पर हमने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को हमने पूरी तरीके से क्या किया, उतारा। और वो भी हम पहले ऐसे देश हैं जो उसके साउथ पोल पर पहुंचे हैं, ठीक है। और इन्हीं कड़ियों में और भी आगे हम करेंगे, आदित्य L1 को भी हमने लॉन्च किया। तो ये सब जो हुआ वो किसकी दूरदर्शिता का परिणाम है, वो केवल इसरो की है। और साथ ही साथ इसरो ने क्या, इसरो को यदि हम देखें तो एक चरणबद्ध हम देखें तो इसरो ने जो लॉन्च व्हीकल जो बनाए हैं, प्रक्षेपण यान है, उसमें हम कहें कि SLV, और जो फर्स्ट जनरेशन से है, उसके बाद क्या है, आज हम चौथे चरण में GSLV Mark 3 तक पहुंच गए हैं। और आगे भी हम क्या कर रहे हैं, उनमें और नित नए चेंजेस कर उनको और विकसित कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर यदि हम बात कर रहे हैं कौन कौन से हैं, तो हम कह रहे हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, या हम कहें SLV3, ना, प्रथम पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसका जो सफल प्रक्षेपण हमने किया था वो 1980s में किया, क्लियर। और हम कह रहे हैं कि पहले जो SLV और ASLV जो ऑगमेंटेड जो हैं, वो जो हैं उनको क्या किया हमने, एक एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल है। उसके बाद जो PSLV और GSLV हैं वो क्या है, वो डेवलपमेंटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम कहें कि SLV का एक विकसित रूप बनाया, वो क्या है, संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और आगे हम कह रहे हैं कि ये जैसे वो SLV लगभग 40 किलोग्राम वाले उपग्रह को पृथ्वी की निचली सतह में स्थापित कर रहा था, पर अब हम कह रहे हैं कि ये जो SLV का जो एक विकसित रूप है वो लगभग क्या है, 150 kg का उपग्रह ऊपर लेके जा रहा है और उसकी निचली कक्षा में स्थापित करना है, ठीक है। हम बात करेंगे कि जैसे पृथ्वी ये जो हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि लोअर, निचली कक्षा और मध्य और हाई, ये एक ऐसी कक्षाएं हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरी सैटेलाइट को हम लोग स्थापित करते हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब पहुंचते हैं कि जो डेवलपमेंटल हैं सैटेलाइट्स हैं उनकी बात करें तो उसमें आया आपका कौन सा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हम इसके द्वारा देख रहे हैं IRS प्रकार के सैटेलाइट के प्रक्षेपण में इनका उपयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। उनको पहुंचाने के लिए हमने क्या, इनका निर्माण किया। अब हम कह रहे हैं कि ये जो हैं ये SSPO मतलब सन सिंक्रोनाइज पोलर ऑर्बिट। अब हमें देखना है कि जैसे ये क्या है, लॉन्च व्हीकल है, कौन सा है, PSLV। अब ये जो है थर्ड जनरेशन का है, क्या है, थर्ड जनरेशन का रॉकेट लॉन्च या लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अगर हम देखें तो ये 4 चरणों में, कितने, यह चार चरणों में क्या कर रहा है, चरणों में कार्य करता है। और अमूमन यदि हम देखें तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में उपग्रह को लेके जाता है, ठीक है। अब साथ ही साथ ये क्या करेगा, जियो में भी काम करेगा, समझ रहे हैं आप। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सन सिंक्रोनाइज, अगर हम कह रहे हैं कि ये अर्थ है तो ये पोलर ऐसे यहां पर, जैसे पृथ्वी के इस भाग पर अगर निगरानी रखनी है, ठीक है, तो ये यहां निगरानी रखेगा और घूमते हुए फिर यहां जाएगा, है ना, 12 घंटे बाद
तो ये सन सिंक्रोनाइज हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ जीटीओ भी है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में भी, उसमें भी इन्हें लॉन्च किया जाता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। जैसे अब हम कह रहे हैं कि ये अर्थ है ना, जैसे चंद्रयान और मंगलयान की हम बात करें तो ऑर्बिट जीटीओ, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है, भू स्थानांतरण कक्षा। अब ये अर्थ है यहां पर, अब यहां से कोई निकल के ऐसे गया, ये तो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना, मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह या उपग्रह पर पहुंचना जीटीओ, ये इसमें भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। लॉन्च, इस प्रकार का लॉन्च व्हीकल है। और फिर हम कह रहे हैं कि तृतीय पीढ़ी का, ध्यान रखना कौन सी जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन का है ना, ये थर्ड जनरेशन का रॉकेट है। और कितने चरणों में होगा, 4 चरणों में। अब 4 चरण कौन कौन से होंगे, थर्ड जनरेशन का रॉकेट, और कितने चरणों में कार्य करता है, 4 चरणों में काम करेगा, ठीक है। हम कह रहे हैं 4 चरणों में, ये हुआ 1 2 3 और 4, क्लियर। अब यहां पर कैसे कैसे काम करेगा ये देखेंगे। और अभी यह पहला प्रक्षेपण यान है जिसमें क्या होता है, लिक्विड स्टेज या फ्यूल का उपयोग किया गया है, ठीक है। एसएलवी और एस जो हैं, इसके पहले हमने जो देखा, ये एसएलवी और एएसएलवी जो हैं वो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड फ्यूल है उसमें। पर यहां पर पीएसएलवी में क्या किया गया, लिक्विड का भी यूज किया गया और किसका उपयोग किया गया, सॉलिड फ्यूल का भी उपयोग किया गया है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि पहले और तीसरे, क्या बात कर रहे हैं, पहले और तीसरे जो है उसमें किसका उपयोग किया गया है, सॉलिड फ्यूल का। पहले और तीसरे में किसका उपयोग कर रहा, पहला ये जो है पहला और तीसरा, ये वाले जो है क्या है, सॉलिड है। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो सेकेंड और जो आपका फोर्थ है उसमें हम क्या बात करेंगे, उसमें हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड, क्लियर। किसकी बात करेंगे, लिक्विड फ्यूल की, ठीक है। तो कितने चरणों में हो गया, 3 चरणों में की अपेक्षा 4 चरणों में यह क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है। अब यहां पर हम कह रहे हैं क्या होगा, तो ठीक है, समझ गए हम, 4 चरणों में पूर्ण हुआ। अब और आगे हम बढ़ते हैं तो इसके वर्जन कौन कौन से हैं, तो अब हम यहां पर देखते हैं, तो यहां पर हम पीएसएलवी, फिर पीएसएलवी सीए और पीएसएलवी एक्सएल, क्लियर, इन ये वर्जन है, ठीक है। पीएसएलवी, पीएसएलवी सीए, पीएसएलवी एक्सएल, इनका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 वर्जन है। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी, ठीक है। अब इसमें हम देखें तो ये इनसेट प्रकार के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इनका उपयोग किया गया है, इनका निर्माण किया गया है। और इसमें हम देखें तो कौन कौन से हैं, तो जीएसएलवी मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड और मार्क 3, इनका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक। प्रश्न आ जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, से किस प्रकार के उपग्रहों को हम भेज रहे हैं, तो हम कह रहे हैं इनसेट प्रकार के उपग्रहों को हम प्रक्षेपित कर रहे हैं, ठीक। आगे हम चलते हैं तो और उपलब्धियों के बारे में हम बात करें कि भारत में
जो उपग्रहों को ले जाने में एक जर्नी क्या रही उसको हम देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके क्या होंगे, बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे। स्पेशली हम PSLV और GSLV को पूरे कंप्लीट किस प्रकार के PSLV और GSLV में कौन कौन से लिक्विड ईंधन का उपयोग होता है उनके बारे में हम एक अलग लेक्चर में बात करेंगे, कंप्लीटली PSLV और GSLV। ठीक है, आज हम केवल इसरो में क्या क्या उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात हम लोग कर रहे हैं। तो हमने उपलब्धियों में किन के बारे में बात कर ली अभी कि भैया जो जनरेशन में कौन कौन से जनरेशन के लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको हमने देखा। ठीक है, उसकी सामान्य जानकारी हमने ले ली। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले भारत में इसरो ने कौन कौन से उपग्रह और कौन कौन से सैटेलाइट को किन लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया है। ठीक, आइए अब यहां पर हम कह रहे हैं कि एक नाइक अपाचे नामक जो आपका एक साउंड रॉकेटिंग, प्रथम साउंड रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण हमने कहां से किया, हमने किया क्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, जिसका पुराना नाम क्या है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग। इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग मतलब भूमध्य रेखीय जो रॉकेट स्टेशन है वहां से हमने किया था। ठीक है, वर्तमान में हम इसको क्या बोलते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, ये क्या था, हमने कहा प्रथम साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे 1963 में। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पर देखते हैं कि 75 में 1975 में हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया भाई, आर्यभट्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया। परंतु यह किसके द्वारा किया, हमारे पास उस समय कोई रॉकेट नहीं था। ठीक है, हमने इसका प्रक्षेपण किया C1 इंटर कॉस्मस रॉकेट के माध्यम से, जो क्या था, सोवियत संघ, क्या था, किसके माध्यम से, तत्कालीन सोवियत संघ के माध्यम से हम लोगों ने किया। फिर आगे हम चलते हैं कि भारत में पूर्णतः भारत में निर्मित रोहिणी 1 का हमने क्या किया, 1980 में प्रक्षेपण किया। ठीक है, इस तरीके के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं आपके बनेंगे। ठीक है, स्वदेशी उपग्रह है और इसी को मतलब भारत में ही निर्मित है उपग्रह भी, रोहिणी प्रथम, और साथ ही जो है SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के द्वारा सफल प्रक्षेपण किया था। मतलब दोनों चीजें क्या है, भारत निर्मित है। तो प्रश्न कैसे आएंगे, क्या आएंगे, इनको बहुत समझदारी से आपको हल करना है। ठीक, क्या होगा, रोहिणी प्रथम उपग्रह और किसे, SLV प्रक्षेपण यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब और अगर हम चलें तो बात करेंगे 84 में, 2 अप्रैल 84 में। अब यहां पर हमें देखना है कि हमने भारत के राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा। ठीक है, वो प्रथम भारतीय बने, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम तो हम क्या बोलेंगे, राकेश शर्मा। कब गए, 2 अप्रैल। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि किसके, तो भाई सोवियत संघ का, भारत और रूस, मतलब अभी तत्कालीन बात करें तो क्या है, रशिया, मतलब सोवियत संघ और उसके का एक संयुक्त अभियान था, सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं IRS-A, पहला दूर संवेदी उपग्रह का प्रक्षेपण हमने किया, रिमोट सेंसिंग। ठीक, फिर साथ ही साथ हमने जो अभी पढ़ा, हम कह रहे हैं कि भाई IRS एक क्या है, दूर संवेदी उपग्रह। फिर हम कह रहे हैं 97 में हमने क्या किया, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रक्षेपण किया हमने। ठीक है, ये रॉकेट है। और आगे और यदि हम देखें तो इसी कड़ी में PSLV C
सेकंड क्या किया, इसको भी यदि हम देखें तो 2008 को प्रथम चंद्रयान, क्या है, प्रथम चंद्रयान का क्या किया हमने, देखो चंद्रयान फर्स्ट सेकंड थर्ड, अभी थर्ड हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रयान को हमने भेजा, उपग्रह को, ठीक है, चंद्रयान गया, क्या है, PSLV-C सेकंड के द्वारा, ठीक है। अब मंगलयान को हमने पूछा है, मार्स ऑर्बिटल मिशन, मॉम, क्लियर, ध्यान रखिएगा, मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 5 नवंबर 2013 को भारत का पहला मंगलयान प्रक्षेपित किया, और वो प्रक्षेपण हमने किस से किया, वो प्रक्षेपण के लिए जो लॉन्च व्हीकल था, स्पेस क्राफ्ट था, वो कौन सा था, PSLV-C-25, ठीक है। मंगलयान किसके द्वारा भेजा गया हमने, PSLV-C-20, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हम कह रहे हैं कि मंगलयान को हमने ये प्रश्न आएगा कि कब प्रक्षेपित किया, तो हमने कहा 5 नवंबर 13 को। अब पर पहुंचा कब, मंगल की कक्षा में कब पहुंचा, मंगल ग्रह की, तो जो मंगलयान है जो मार्स ऑर्बिटल मिशन के तहत मंगलयान गया, तो वो कब पहुंचा मंगल ग्रह की कक्षा पे, मार्स ऑर्बिटल में कब पहुंचा, तो हम कह रहे हैं वो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा, ठीक है। यही प्रश्न आपको समझना, भेजा कब गया, लॉन्च कब किया, 5 नवंबर 13 को, और मंगल की कक्षा में मंगलयान पहुंचने का दिन जो था 24 सितंबर 2014 को। अब और आगे हम चलें कि भैया हमने एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाई, ठीक है, वो कौन सी थी, तो वो हम कह रहे हैं उसका नाम जो है एस्ट्रोसैट, क्या है, एस्ट्रोसैट का सफल प्रक्षेपण हमने किया, भारत का पहला खगोलीय शोध वेधशाला, ठीक, कब, 28 सितंबर 2015 को, ठीक। और आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में, तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास रचने वाला क्षण है ये, हम कह रहे हैं कि 2017 को, 15 फरवरी 2017 एक ऐसा दिन जिसने भारत को पूरे वैश्विक पटल पर क्या किया, एक अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में बहुत ही सम्मानजनक स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया। और वो क्या था कि हमने एक ही फ्लाइट में PSLV-C-37 के द्वारा 104 उपग्रहों को, 104 सैटेलाइट को हमने क्या करा, प्रक्षेपित किया, लॉन्च किया, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, 15 फरवरी 17 को इसरो ने कितने, 104 उपग्रह को। अब ये प्रश्न आएगा कि 104 उपग्रह को ले जाने वाला जो रॉकेट है वो कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे, वो PSLV-C-37, ठीक है। फिर उसके बाद हम और आगे चलते हैं कि हमने इसके बाद PSLV के बाद हमने जो बहुत हेवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और वो हमने कहा कि हमने GSLV की बात की, तो GSLV के जो वर्जन हमने देखे, GSLV मार्क फर्स्ट, मार्क सेकंड, मार्क 3, और उसी में मार्क 3 जो है उसका जो प्रक्षेपण हमने किया, लॉन्च हमने किया उसको, तो वो कब किया, तो वो 2017 में हमने किया, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक 1962 से लेकर हम कह रहे हैं अभी 2023 तक का जो एक सफ़र है, वो कहीं ना कहीं इस इसरो को, मतलब पूरे भारत
इसरो ने भारत को एक वैश्विक पटल पर किसके उसमें, पूरे अंतरिक्ष प्रोग्राम के उसमें खड़ा कर दिया है। और हम कहीं न कहीं उन देशों में साथ में खड़े हो गए हैं जो हमसे पहले भी क्या कर चुके हैं, इन प्रक्षेपण को कर चुके हैं। पर हमने, जैसे मंगलयान हमने किया, चंद्रयान हमने साउथ पर, चंद्रमा के साउथ पोल पर हमने उतारा, सबसे पहला देश बना भारत। तो कहीं ना कहीं ये बहुत भारत के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि भैया हमारी कोई सैटेलाइट है, वो बकायदा क्या हो रही है, भारत को देख रही क्या क्या गतिविधियां हैं। पर यदि कोई दूसरा देश का सैटेलाइट हम पर निगरानी रखे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसको भी देखने के लिए भारत ने क्या करा, एक एंटी सैटेलाइट सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा जाएगा, वो जो मिशन था वो क्या है, मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, क्या शायद ये डेट 27 या 29 मार्च 2019 की है, 27 या 29 मार्च। ठीक है, तो मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठीक है, अब यहां बात चंद्रयान 2 आता है। तो चंद्रयान 2 को हमने पहुंचाया, ठीक है, किसके द्वारा, 2019 में ही GSLV मार्क 3 के द्वारा हमने क्या करा, चंद्रयान 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बहुत ही, जिसकी हम बात करेंगे, ये चंद्रयान 3। अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो ये है आपका क्या, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। ठीक है, यहां से प्रश्न आएंगे, इसको हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। आज वही हम बेसिक जानकारियां ले रहे हैं कि इन सभी तथ्यों में से प्रश्न बनेंगे आपके। तो मैं चंद्रयान 3 पर पहुंचा हूं। चंद्रयान 3 23 सितंबर कि 23 अगस्त, जी हां, हम कह रहे हैं 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 क्या हुआ, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा गया। क्लियर, ठीक है। अब और आगे, ठीक है, LVM-3 के द्वारा। अब ये प्रश्न बनेगा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब उतरा, तो हम कहेंगे क्या, 23 अगस्त 2023 को। और इसीलिए 23 अगस्त 2003 को क्या है, नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय क्या हुआ, अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यह घोषणा हुई है। ठीक, एक प्रश्न यह हुआ, ठीक है, कौन से ध्रुव पर उतरा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। ठीक है, जहां पर उतरा लैंडर विक्रम, ये लैंडर विक्रम उतरा, तो इस जगह को क्या नाम दिया, यह प्रश्न बनता है शिव शक्ति। क्या है, शिव शक्ति। क्लियर, ये शिव शक्ति। टच डाउन साउथ पोल ऑफ मून। ठीक है, एक प्रश्न ये बनता है। फिर हमने कहा कि ये तो उतरा, परंतु प्रक्षेपित कब किया गया, प्रक्षेपण जो कब इसे छोड़ा गया, तो हम कह रहे हैं कि प्रक्षेपण डेट क्या है,
कब उड़ा था ये? तो हम कहेंगे क्या, 14 जुलाई 23 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमने कहा कि भैया जो सबसे ऊपर जो है पेलोड है उसमें क्या क्या थे, तो हमने कहा लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। अब लैंडर रोवर क्यों है, तो भैया हमने कहा कि जैसे ही ये देखिए, ये यहां पर हम कह रहे हैं कि ये LMV ये आपका, ठीक है, क्योंकि ये सब तो क्या हो रहे हैं, अलग होते हुए चले गए, ये बचा, और इसी में क्या था, विक्रम, और इसी विक्रम के साथ क्या था, प्रज्ञान। तो ये तो सब अलग हो गए थे, ये वाले सब अलग हो गए आपके। तो ये हुआ आपका क्या, पूरा पेलोड ऐसे खुला, ठीक, उसमें से क्या निकला, रोवर, और रोवर ने 23 अगस्त को क्या किया, मून के साउथ पोल पर लैंड किया। उस जगह को क्या नाम दिया, शिव शक्ति। उस डेट 23 अगस्त को क्या बोला, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। फिर और आगे हम बढ़ चलते हैं, तो जैसे ही विक्रम ने क्या किया, वहां जो बनाया ये पूरा रैंप है, इसको खोला, और यहां से क्या निकला, ये रोवर। ठीक है, और रोवर में फिर आता है कि रोवर ने अपना शोध कार्य कब से करना शुरू किया, तो हम उसी की बात करेंगे, क्या कि चंद्रमा की सतह पर उतरा। ठीक है, और प्रज्ञान रोवर, देखो लैंडर लैंड किया, रोवर मतलब चल रहा है। ठीक है, रोवर ने अपना शोध प्रारंभ किया, और ठीक है, ये कंप्लीटली यहां पर क्या पता लगा भैया, क्या हमने कहा कि हमको लगा कि यहां पर ऑक्सीजन है, सल्फर की भी मात्रा है। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा कि इसमें जो अलग अलग इक्विपमेंट लगे थे, किस पे, विक्रम पे, लैंडर पे, और प्रज्ञान रोवर में, जिनके फुल फॉर्म क्या है और इनने किस तरीके का कार्य किया। ठीक है, अब प्रश्न फिर बनता है क्या कि ये जो चंद्रयान 3 है उसकी अवधि कितने दिन की है रही, तो हम कहेंगे 14 दिन। ठीक है, और कंप्लीटली हम कहें पूरा 23 अगस्त का ध्यान रखना है, 24 अगस्त का ध्यान रखना है, 14 जुलाई का ध्यान रखना है। तो ये क्या हुआ आपका चंद्रयान 3। क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये चंद्रयान हुआ, यहां पर हमको इसको भी देखना है कि 22 जनवरी 2020 को क्या है, इसरो ने मानव युक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई एग्जाम में आ भी चुका है, गगनयान मिशन हेतु अर्ध मानवीय महिला रोबोट, क्या बनाया उसने, अर्ध मानवीय महिला रोबोट, जिसका नाम क्या रखा, तो हम क्या बोलेंगे, क्या है, व्योम मित्र। क्या बोलेंगे, व्योम मित्र को लॉन्च किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज देखा कि इसरो के क्या क्या अचीवमेंट है, क्योंकि भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्था, तो भारत का एक प्रमुख मेजर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अचीवमेंट्स क्या हैं उसके बारे में हम लोगों ने आज बात की। ठीक है, आगे हम और भी जो संस्थाएं हैं उनके अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।